हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आरबीसी क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने सिलेबस पहले से ही बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो अब मैं सिलेबस को एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, क्या है तो सबसे पहले टोटल जो हमारे पास चैप्टर हैं वो है टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है वो है संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। ठीक है, सेकंड नंबर जो चैप्टर है वो प्रतिलोमवर्ती फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, 4 मार्क्स का है और ये दोनों चैप्टर मिलके यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स 3 मार्क्स का है। फिर फोर्थ नंबर सारणिक डिटर्मिनेंट्स 3 मार्क्स का है। फिर फिफ्थ नंबर चैप्टर व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर सेकंड में आते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 संततता तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, फिर है अवकलन डिफरेंशिएशन, ये दोनों चैप्टर मिला करके 8 मार्क्स के हैं, 8 नंबर के। फिर है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, 6 मार्क्स का है। फिर समाकलन इंटीग्रेशन एंड निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल, ये दोनों चैप्टर मिला करके 12 मार्क्स के हैं। फिर है समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वाड्रेचर, यानी कि ये 6 मार्क्स का है। फिर है अवकल समीकरण 12 नंबर चैप्टर अवकल समीकरण जो 6 मार्क्स का है। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये आपके यूनिट नंबर थर्ड में आते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट के चैप्टर है जिसको कैलकुलस बोला जाता है यानी कलन बोला जाता है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर जो 13 है सदिश वेक्टर, वो 7 मार्क्स का है। फिर चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति 7 मार्क्स का है। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर के कितने यूनिट नंबर 4 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर जो 15 है रैखिक प्रोग्रामन, देखा जाए तो ये है 4 मार्क्स का रैखिक प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। आपके जो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आता है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 हो गई। फिर आता है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 7 मार्क्स का है जो यूनिट नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, ये टोटल 16 चैप्टर हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो एक बार इन चैप्टर को या इस सिलेबस को आप कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम डिस्कस करते हैं संयुक्त फलन के बारे में। ठीक है, देखो कंपोजिट फंक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शंस। देखो अब संयुक्त फलन, देखो नाम से पता चल रहा है हमारे पास संयुक्त फलन। संयुक्त का मतलब आप कुछ समझ सकते हो कि दो या दो से अधिक चीजों को साथ में लाना या इनके बीच में कोई संक्रिया कराना। तो यहाँ पता चल रहा है कि संयुक्त फलन में कि दो फलनों को एक साथ लाना और उनसे एक नया फलन बनाना। ठीक है, वही कहलाएगा संयुक्त फलन। लेकिन इस संयुक्त फलन में आप देख रहे हो ये फलन शब्द आ रहा है। अब इसके बारे में हमने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर से हम यहाँ पर फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फलन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फलन कैसे क्या होता है। लेकिन फलन को पढ़ने से पहले हम संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो संबंध के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी कार्तीय गुणन के द्वारा। तो देखो अब हमारा जो चैप्टर है ये इसी के अंदर लिखना है, ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले इसमें कार्तीय गुणन से समझाता हूं मैं आपको। देखो क्या है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन है कि दो समुच्चय का गुणन, दो समुच्चय का गुणन ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा? कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन। अब ये तो लिख दिया, समझे इसको एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने समुच्चय ए मान लिया, इसके अंदर दो अवयव मान लिए ए कॉमा 2, और समुच्चय बी के अंदर मैंने 3 अवयव ले लिए ए बी एंड सी। ठीक है, अब मुझे ए क्रॉस बी कराना है, तो देखो मैं कैसे कराऊंगा ए क्रॉस बी। आपको क्या करना है कि ए से बी में गुणा कराना, तो एक के प्रत्येक यानी समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव को लेना है और बी के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना लेना। ठीक है, कैसे? जैसे इसको 1 ले लिया, एक के साथ आ गया, 1 ले लिया बी के साथ आ गया, 1 ले लिया सी के साथ आ गया, यानी कि इस 1 को फिक्स किया, ए बी सी तीनों के साथ हमने इनके कर्मित युग्म बना लिए। अब ये जो कर्मित युग्म शब्द समझ आ रहा होगा आपको, देखो कि कर्मित युग्म होते क्या कि एक समुच्चय से एक अवयव दूसरे समुच्चय से एक अवयव लेकर के ऊपर यदि हम छोटा कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या कहलाएगा? कर्मित युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्मित युग्म कहलाएगा। अब देखो दूसरे के साथ, जैसे पहले के साथ सबको करा दिया, 2a 2b 2c, तो ये बन गया ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन, समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन। अब कि ये कार्तीय गुणन से हमें संबंध के बारे में कैसे पता चलेगा? तो देखो संबंध जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम आर कहेंगे, जो संबंध आर होता है ध्यान रखना है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। संबंध आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब उप समुच्चय के बारे में देख लो एक बार कि उप समुच्चय क्या होता है कि इन्हीं में से कुछ कर्मित युग्म को लेकर यदि कुछ नया समुच्चय बना ले, ठीक है, तो वो होता है उप समुच्चय। यानी आर क्या होगा? आर इसी में से लेकर के कुछ न कुछ बनाया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आर बना लेता हूं, जैसे 1a 1c। ये अब ये आर के अवयव देखो, ये आर के जितने भी अवयव यानी ये कर्मित युग्म अपने आप इनके लिए अवयव है, ये कि ये इसमें है, इसका मतलब आर क्या है? इसका उप समुच्चय है। ए क्रॉस बी का क्या है? उप समुच्चय। अभी इक्वल नहीं है तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा, जब सारे अवयव ले लिए जाएंगे तो इक्वल का साइन लग जाएगा। तो ये होता है संबंध। ठीक है, तो संबंध में क्या पता चला कि कर्मित युग्म में कुछ अवयव लेकर के या सभी अवयव लेकर के हम जो समुच्चय बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कर्मित युग्म का मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी के जितने भी कर्मित युग्म हैं उन सभी को लेकर के या उनमें से कुछ अवयव को लेकर के या कुछ कर्मित युग्म लेकर जो समुच्चय बनाएंगे वो कहलाएगा संबंध। ठीक है, तो ये संबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। हालांकि संबंध के प्रकार भी होते हैं बहुत सारे, सतुल्य, सममित, संक्रामक, जो हमने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 में देखा था। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लिए संबंध के बारे में। ठीक है, तो पहले ये इसके बारे में लिख लो, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। अब आगे देखो, अब देखो, अब आता है फलन। फलन फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, किसी समुच्चय ए से, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध या एक नियम। देखो ये संबंध शब्द आ गया जो अभी हमने पढ़ा था।
तो किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध या नियम फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए, अब यहां पर समुच्चय ए को बोला जाएगा प्रांत का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी जिसको बोला जाएगा से प्रांत के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है, देखो किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए प्रांत का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी यानी से प्रांत के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो पहले इसका संकेत बता देता हूं। नॉर्मली संकेत जो लिखा जाता है फलन के बारे में कि फलन f, अभी फलन a से b में परिभाषित है तो इसको मैं ये लिखूंगा a, इसमें एरो का चिन्ह b, ये बताता है जो फलन है f, फलन f से डिनोट कर दिया। a से b की ओर अग्रसर यानी a से b में परिभाषित है। ठीक है, और मान लो कि मैंने लिख दिया f है इक्वल टू b, जहां a मैंने ले लिया a से और b ले लिया b से। ठीक है, तो ये तो गया इसका संकेत किस प्रकार से दर्शाया जाता है। लेकिन अभी जो हमने देखा था कि संबंध फलन कब कहलाया, कि संबंध फलन तब कहलाया जब इसकी दो शर्तों का पालन हुआ। कि कैसे, कि एक तो आ गया प्रत्येक अवयव, पहली शर्त किसका प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव। सेकेंड नंबर शर्त हो गई कि से प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, यानी अद्वितीय अवयव से संबंधित, यानी कि प्रत्येक अवयव अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो शर्त क्या हो गई, फलन होने के लिए शर्त, किसी संबंध का फलन होने के लिए शर्त। तो हमारे पास शर्त पहली हो गई, फर्स्ट नंबर शर्त कि प्रांत का कोई भी, प्रांत का कोई भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। देखो प्रत्येक अवयव का मतलब ही ये हो गया कि इनमें से सभी के सभी अवयव का संबंध होना चाहिए से प्रांत से, या से प्रांत में उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी आने चाहिए। सेकेंड नंबर जो शर्त है वो है कि अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब इसके समान दूसरा नहीं। आपने देखा होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि x का सिंगल मान या y का सिंगल मान होने चाहिए, एक साथ दो मान नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक, प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब या संबंध प्रांत में नहीं होना चाहिए।
देखो वापिस समझो कि प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि यहाँ से कोई अवयव उठाया और उसका संबंध बी से हुआ, इसका मतलब बी क्या हो रहा है, ए का प्रतिबिंब हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप समझो कि प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब यानी संबंध है उसे प्रांत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो था परिभाषा के द्वारा जिसमें हमने दो शर्तें निकाल ली, लेकिन ये शर्तें अभी हमने लिखी है, अब इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब वो एग्जाम्पल हम वेन डायग्राम ले लेते हैं, वेन आरेख या वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, देखो वेन डायग्राम के बारे में, जैसे कौन से फलन है कौन से फलन नहीं है। देखो अब जैसे मैंने बना दिया 1 2 3 4, ये हो गया ए बी सी डी ई। तो आप देखोगे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, देखिए आसानी से, 1 2 3 4। अब ये हो गए समुच्चय ए, मान लो ये हो गया समुच्चय बी, तो फलन है वो एफ इस प्रकार से इसमें डिनोट है। फलन ए से बी में परिभाषित है, ए प्रांत हो गया, बी हो गया इसका से प्रांत हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे कि प्रांत का प्रत्येक अवयव 1 2 3 4, चारों के चार अवयव बी से संबंधित है, यानी पहली शर्त का पालन हो रहा है कि प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर नहीं छूट रहा है। हाँ एक चीज याद रखना कि इधर से प्रांत से बी को क्या बोलेंगे, से प्रांत, यहां से कोई भी अवयव छूट सकता है, लेकिन इधर साइड वाला, इधर से कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देख लिया हमने एक, तो ठीक है, तो ये वाला फलन है इसका मतलब, तो इसमें मैं राइट कर देता हूं, यानी ये फलन है। सेकेंड नंबर बात, यदि मैं यहां पर देखूं 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, ये फलन हो गया एफ ए टू बी। तो क्या ये फलन है या नहीं, तो देख अभी पहली कंडीशन देखे कि 1 2 3 4 सभी के सभी यहां से कनेक्टेड है, यहां से संबंधित है, लेकिन देखा जाए तो यहां पर इसकी जो दूसरी शर्त है कि प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब यानी संबंध जो से प्रांत में नहीं होना चाहिए। यार देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये जो एक है, इस एक के कितने प्रतिबिंब हो रहे हैं, 2 प्रतिबिंब हो रहे हैं, यानी एक ए से भी संबंधित है बी से भी संबंधित है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि एक से अधिक तो प्रतिबिंब होने नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ए के 2 प्रतिबिंब है, इसलिए ये वाला फलन नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि फलन होने के लिए एक कंडीशन तो ये है कि प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी अवयव सभी के सभी संबंधित होने चाहिए। सेकंड नंबर ये है कि किसी भी प्रांत के किसी भी एक अवयव या एक से अधिक अवयव का किसी प्रांत में एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, यानी एक तीर से 2 निशाने या 3 निशाने नहीं लगने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाला फलन नहीं है, जबकि ये वाला फलन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं फलन के बारे में।
ये 4 एग्जाम्पल है। इन चारों एग्जाम्पल में देखें कौन सा फलन है कौन सा फलन नहीं है, तो दोनों शर्तों को ध्यान रखते हुए आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कि यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, यहाँ भले ही छूटे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना एक के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर बात कि यहाँ पर किसी एक से दो तीर नहीं जा रहे, यानी किसी एक अवयव से दो तीर नहीं जा रहे। ठीक है, इसका मतलब ये वाला फलन हमारे पास फलन है। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंदर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखा जाए तो प्रत्येक अवयव यानी प्राण का कोई भी अवयव नहीं छूटा, यानी से प्राण से संबंधित है। और यहाँ से देख रहे हैं कि किसी एक से ऐसा नहीं हो रहा है, जब तक ऐसा नहीं हो रहा है भले ही यहाँ से 1 2 ए से संबंधित है, 3 4 बी से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन 1 से 2 तीर नहीं जाने चाहिए। 2 से 1 तीर जा सकता है, 1 से 2 तीर नहीं जाना चाहिए, ये वाली कंडीशन नहीं है इसके अंदर। यानी कहने का मतलब सारे अवयव कनेक्टेड है, साथ में कोई भी एक से या एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है, तो ये वाला भी फलन है, ये ध्यान रखना है विशेष तौर से। ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर देखो यहाँ पर तो एक के दो इधर की ओर प्रतिबिंब, इधर की ओर नहीं, हमें इधर से इधर देखना है। अभी ए से बी में जा रहे हैं तो इधर से इधर की ओर देखना है। जैसे हम देख रहे हैं प्रत्येक अवयव कनेक्टेड है, साथ में किसी एक का ही एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है। 1 2 का सेम हो सकता है, लेकिन इस एक के यहाँ से 2 नहीं हो सकते, यानी कि 1 से 2 तीर नहीं जा सकते, इसलिए वाला भी फलन है। और यहाँ पर तो देखा जाए सभी अवयव हैं, सभी के भिन्न भिन्न है, तो ये वाला फलन है। अब यहाँ देखो क्या फलन है क्या नहीं है, कैसे नहीं है कि एक तो अवयव छूट गया है, यानी प्रांत का एक अवयव हो गया वो छूट गया। सेकंड नंबर शर्त भी पालन नहीं कर रहा, कैसे कि यहाँ से 1 से 2 तीर निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला फलन नहीं है। तो ये था फलन के बारे में। ठीक है, तो फलन के बारे में आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा परिभाषा के द्वारा, वेन आरेख के द्वारा। अब हम फलन का एक और नया तरीका मैं आपको बताता हूं फलन देखने के बारे में, कि कोई भी दिया गया वक्र है वो फलन है या नहीं है, तो उसके लिए कैसे पता लगाएंगे कि भी दिया गया वक्र वो फलन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यानी कि फलन ज्ञात करने की ग्राफीय विधि, ज्ञात करने की ग्राफीय यानी ग्राफिकल मेथड देखेंगे हम। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो इस ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि आपको दिया गया जो भी वक्र है उस वक्र का सबसे पहले आपको आलेख खींच लेना, यानी ग्राफ खींच लेना, और ग्राफ खींचने के बाद आपको एक्स अक्ष के लंबवत लाइन खींचनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कोई वक्र दे दिया और पूछ लिया कि ये वक्र फलन है या नहीं है, तो हमें इसके फलन की जांच करनी है। तो देखो कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो ये फलन जो वक्र दे रखा y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये देखो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का हमने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, क्या था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये था ग्राफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहले ग्राफ खींच लिया ग्राफिकल मेथड के अंदर, ग्राफीय विधि के अंदर। ग्राफ खींचने के बाद आपको एक्स अक्ष के लंबवत लाइन खींचनी है। ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई अक्ष हो गया, वाई डैश हो गया, एक्स अक्ष के लंबवत लाइन खींचनी है कहीं पर भी खींच ली। यदि ये ग्राफ को एक बिंदु पर काटे, ग्राफ को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर काटे, ठीक है, तो वो दिया गया वक्र फलन कहलाएगा। यदि एक से अधिक बिंदु पर काटे तो वो वक्र फलन नहीं कहलाएगा। कैसे, देखो अभी यहाँ पर खींचा जाए तो अभी एक बिंदु पर ही कट कर रहा है, मान लो यहाँ पर कुछ x की वैल्यू थी, कोई x था, तो यहाँ पर आ गया था y, यानी कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर इस सिंगल मान पर इस सिंगल x की वैल्यू पर सिंगल y आया है। ठीक है, तो ये वाला फलन हो गया। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यदि देख लें वक्र
ठीक है, तो ये वाला फलन है, यानी कि फलन है। यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू x देखा जाए तो देखो कुछ इस प्रकार से आएगा। 11th क्लास के अंदर सांख्यिक परिच्छेद में हमने पढ़े थे ये, ठीक है। अब यहां पर x अक्ष के लंबवत लाइन खींचो, तो क्या पता चल रहा है कि ये जो लाइन है वो दो बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदु पर कट कर रही है? दो बिंदु पर कट कर रही है, ठीक है ना। कैसे कि x का तो यहाँ सिंगल मान था, लेकिन यहाँ पर y के कितने मान हो गए? y1 और y2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x से दो मान निकल गए, y1 और y2। जो हमने बताया था कि एक तीर से दो निशाने नहीं लगने चाहिए, यहाँ से एक तीर से x के सापेक्ष दो मान आ रहे हैं, y1 और y2। y1 और y2 देखा जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है? सेकंड नंबर जो शर्त उसका पालन नहीं हो रहा है। वहां पर लिखा था कि प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रांत के यानी इस x के दो प्रतिबिंब एक साथ हो रहे हैं, इसलिए ये वाला फलन नहीं है। ध्यान रखना, ये वाला फलन है, ये वाला फलन नहीं है। तो भाषा के अंदर आप सीधी सी बात है कि फलन ग्राफ की विधि के द्वारा फलन ज्ञात करने के लिए आपको ये लिखना है कि वक्र का आलेख बनाने के बाद यदि x अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा आलेख को एक बिंदु पर काटे तो वक्र क्या कहलाएगा? फलन होगा, ठीक है, ठीक है, फलन होगा। एक बिंदु पर काटे तो वक्र क्या कहलाएगा? फलन होगा, ठीक है। एक से अधिक बिंदु पर काटे, ठीक है, अन्यथा अन्य कंडीशन में या अन्यथा लिख दो, अन्यथा फलन नहीं होगा। अन्यथा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने पर फलन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। यदि वक्र का आलेख बनाए, एक अक्ष के लंबवत लाइन खींचे, एक बिंदु पर कट करें तो फलन है, एक से अधिक बिंदु पर कट करें प्रतिच्छेद होने पर फलन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे आपको दोनों शर्तें जो पहले बताई थी उसके हिसाब से ये दोनों तरीके हैं, वो ग्राफ की विधि है वो उसी हिसाब से आती है जैसे हमने वो शर्तें बताई थी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल y बराबर sin x, ठीक है। देखते हैं ये फलन है या नहीं है। देखो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, कहीं पर भी लाइन खींच के देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला फलन है या नहीं है, यानी कि सिंगल बिंदु को देखो लाइन कर क्या कर रही है, इसे कट कर रही है सिंगल पर, ठीक है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो लाइन खींची जाए x अक्ष के लंबवत, तो सिंगल पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, सिंगल पॉइंट पर इसको कट कर रही है। तो ये वाला क्या हो रहा है? फलन है हमारे पास, ठीक है। ये फलन की कंडीशन है, ठीक है। जैसे मान लो और भी हम देख सकते हैं कि जो फलन नहीं है, यदि मान लो इसका मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, ठीक है, कि y बराबर लिख देता हूं मैं मापांक y बराबर sin x, मापांक y बराबर sin x का ग्राफ यदि बनाऊं तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। कि क्योंकि है ना हमेशा मापांक खुलता है तो प्लस माइनस sin x में खुलता है, तो एक तो ऊपर की तरफ बनेगा तो दूसरा नीचे की तरफ बनेगा। अब यदि मैं इसके x अक्ष के लंबवत लाइन खींचूं तो ग्राफ कितने बिंदु पर कट कर रहा है? दो बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है ना। y बराबर मापांक y बराबर sin x, तो y बराबर प्लस माइनस के
साइन एक्स, क्योंकि आप यहाँ पर साइन की वैल्यू कुछ भी पुट आउट करोगे, ठीक है, जैसे मान एक्स बराबर मैंने 0 रखा तो यहाँ से आएगा 0, तो y की वैल्यू भी 0, लेकिन x बराबर यदि मैंने 90 डिग्री रख दिया तो साइन 90 का मान 1, तो y यदि मापांक खुलता है तो हमेशा प्लस माइनस लगता है, तो y बराबर प्लस माइनस 1 ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऊपर नीचे बनेगा, तो ये वाला फलन नहीं है। तो ये फलन के बारे में जानकारी हो गई कि फलन को हमने दो शर्तों के द्वारा, वेन डायग्राम के द्वारा और जो ग्राफ की विधि है उसके द्वारा हमने समझ लिया कि कौन से फलन होते हैं, कौन से फलन नहीं होते हैं। अब फलनों के जो प्रकार हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।